नमस्कार, मैं हूं सुनील और आपका स्वागत है पॉलिटिकल मिरर में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आज के इस संस्करण में मैं बात करूंगा प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह की, डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जिनका कि कल एम्स के हॉस्पिटल में देहांत हो गया और अब उनका पार्थिव शरीर को लोगों के दर्शन के लिए उनके घर पे रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष नेताओं तथा सोनिया गांधी, राहुल गांधी आदि सभी ने उनको श्रद्धांजलि दी है। जब 1900 जब 2004 में उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था तो उस समय ईमेल का जमाना था, और ईमेल पर आप अगर ऑफिशियल ईमेल पे कहीं थे, मैं वाईमेल वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आपको जरूर एक बायोडाटा दिखाया गया था, सर्कुलेट किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का बायोडाटा था कि वो कितने ज्यादा शिक्षित हैं, मतलब एजुकेटेड हैं, लर्नेड हैं, लिटरेट हैं, वगैरह वगैरह, और दुनिया में उनका कोई सानी नहीं था। और ये बात सही भी है कि वो काफी डिग्रीज और पीएचडीज वगैरह लेके उनका उनके नाम पे थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डॉक्टर मनमोहन सिंह डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनने इससे पहले न उन्होंने कोई भी चुनाव नहीं लड़ा, पब्लिक चुनाव कोई भी नहीं लड़ा। एक बार नई दिल्ली सीट से वो जरूर लोकसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन वहां से वो हार गए थे। तो बिना किसी पब्लिक इलेक्शन लड़े वो प्रधानमंत्री बने और 10 साल प्रधानमंत्री बन रहे। ये शो करता है कि उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था, न कि वो प्रधानमंत्री चुनकर आए थे। हालांकि हिंदूज और इंडिया में या सभी जगह कहा जाता है कि किसी भी मृत व्यक्ति के बारे में ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो उन आपकी उन बातों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं होता, उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन मैं ये जो सब सवाल उठा रहा हूँ, ये सब सवाल और जो आगे उठाऊंगा, ये मैंने नहीं उठाए हैं, ये उनके जीवन काल में सबने उठाए हैं, और उनका किसी भी बात का डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जवाब नहीं दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह अभी आपसे कब करीब 1.5 साल पहले एक यूट्यूबर है, गायत्री देवी। जो गायत्री जी हैं, उनके उन वो जनरली पॉडकास्ट करती है, और उनके पॉडकास्ट में एक बनर्जी आए थे। ये अभिजीत बनर्जी वो नहीं है जो ममता बनर्जी के भांजे हैं, भतीजे हैं। तो इन्होंने ये कहा था कि जिसको हम अब तक अपना हीरो समझते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का और इकोनॉमिक ग्रोथ का भारत की, वो है वास्तव में भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ का एक विलेन है। क्योंकि आप देखें तो 1966 से लेकर और 2014 तक मनमोहन सिंह किसी न किसी पद पर एक महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते रहे हैं। वो 1960 से 66 से 69 में कर्नाटक में कहीं गए थे। उसके बाद 1969 में ललित नारायण मिश्रा ने उनको मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड में एडवाइजर बनाया। उसके बाद 1972 में वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बन गए, और 1976 में वो फाइनेंस सेक्रेटरी बन गए। फाइनेंस सेक्रेटरी और इस तरह से इसके बाद आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह वो अपना लिए एक से एक सरकारी पद क्रिएट करते गए, और कभी भी बेरोजगार नहीं रहे या उनको किसी नौकरी या की जरूरत पड़ी, कि ढूंढने की जरूरत पड़ी। 1976 में उनको फाइनेंस सेक्रेटरी इसलिए बनाया गया कि उन्होंने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहते हुए एक कंपलसरी डिपॉजिट स्कीम की को प्रपोज किया था, और उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया था। उस समय काफी इकोनॉमिक क्राइसिस थे, भारत की अर्थव्यवस्था काफी खराब हो गई थी, और उस समय 1% जीडीपी ग्रोथ थी, और इन्फ्लेशन लगभग 28% था। और यकीन कीजिए कि उस समय भारत के इकोनॉमिक एडवाइजर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक या रिवाइवलिस्ट कहा जाता है। तो उस 1976 में उनको फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया था, और ये जो कंपलसरी डिपॉजिट स्कीम थी, इसके लोगों से पैसा निकालने के लिए थी, क्योंकि सरकार का खजाना उस समय काफी डिप्लीट हो चुका था। इस स्कीम में ये था कि जो इनकम टैक्स पेयर हैं, जो 15,000 तक से 25,000 की जिनकी इनकम थी, उनको 4% एडिशनल डिपॉजिट करवाना पड़ेगा हर महीने। और ये डिपॉजिट, और उसके बाद 25 से 70,000 तक को 1,000 रुपये प्लस जो 6% उससे 25,000 से ऊपर की जो उनकी इनकम है उसको उस पर देना पड़ेगा। और 70,000 वालों को 3,700 रुपये, और जो 70,000 से ऊपर की इनकम है उस पर 8% देना पड़ेगा। ये इनकम आपको वापस
मिलेगी 2 साल बाद, और 2 साल बाद 5 इंस्टॉलमेंट में मिलनी थी। और इस पर सिंपल ब्याज लगाया जाना, चक्रवर्ती ब्याज नहीं लगाया जाना जाना था। जो भी उस समय एग्जिस्टिंग ब्याज था उसको दर से लोगों को लौटाया गया। तो किस तरह से लोगों का इनकम टैक्स पेयर्स का, जिसमें लोअर इनकम और मिडिल इनकम के ग्रुप के भी लोग आते हैं, उनका पैसा निकाला गया श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा। और इसका जो श्रेय मिला और इसका जो इनाम मिला वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला, उनको फाइनेंस सेक्रेटरी बना दिया गया। तो ये एक स्कीम थी। 1900 1976 में उनको इनाम मिला। और उसके बाद फिर कुछ साल तक जनता गवर्नमेंट आ गई थी, तो वो फिर शायद इधर उधर हो गए। 1980 से 82 तक वो योजना आयोग के अध्यक्ष रहे। 82 से 85 तक उनको आरबीआई गवर्नर बना दिया गया, और वो 3 साल तक आरबीआई गवर्नर रहे। 1985 में उनको प्लानिंग कमीशन का डेप्यूटी चेयरमैन बना दिया गया। और उसके बाद फिर से वो जेनेवा में कहीं चले गए किसी कॉन्फ्रेंस में, या कोई इकोनॉमिक फोरम थी जिसमें भारत का रिप्रेजेंटेटिव करके उनको भेज दिया गया। और 89 से 89 तक वो रहे। उसके बाद वो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के इकोनॉमिक एडवाइजर बने। उस समय भारत की जो फाइनेंस, जो आर्थिक स्थिति थी, वो बहुत ही खराब थी। और आईएमएफ ने कुछ शर्तें लगाई थी लोन देने के लिए। 6 या 7 बिलियन डॉलर्स का लोन था। और इसकी सूचना शायद उन्होंने प्रधानमंत्री को नहीं दी थी। और फिर उस समय शायद चंद्रशेखर जी ने, जिनके यशवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने सोना प्लेज किया बैंक ऑफ लंदन में, और किसी तरह से, उस तरह से भारत को दिवालिया होने से बचाया था। तो उस समय प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजर मनमोहन सिंह जी थे। यहाँ तो ये तो था, ये तो उनकी असफलता थी या सफलता थी, जिसको आप जैसा भी माने। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपने लिए नई नौकरी यानी योजना, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष का पद उन्होंने हासिल कर लिया था। उसके बाद तो आप जानते हैं कि 1991-92 में नरसिम्हा राव की सरकार आई थी, और उस समय आईएमएफ से लोन लेना था। और आईएमएफ से लोन लेने के लिए आईएमएफ ने सीधी सीधी शर्तें लिखी थी। आप हमारा जो मानना है कि जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कुछ रिफॉर्म्स नए अपने आप से डिजाइन किए और उनको इम्प्लीमेंट किया, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी ने जो भी डिटो $7 बिलियन का लोन था, जो भी आईएमएफ ने शर्तें रखी थी, उन पे डिटो पे उन्होंने साइन किए थे। और ऐसा नहीं है कि ये मनमोहन सिंह जी ने कुछ किया था, कि उनकी कोई इसमें कारीगरी थी, या ऐसा कुछ भी नहीं था। सीधा सीधा जो आईएमएफ ने कहा था वही उन्होंने माना था। उस समय मुझे याद है, मैं एक मिस्र के डेलीगेशन से मिला था यहाँ पर। उनके वहाँ भी इसी तरह के रिफॉर्म्स चल रहे थे आईएमएफ के दबाव में। तो वो आईएमएफ की कंडीशन थी, मनमोहन सिंह का उसमें कोई हाथ नहीं था। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना के इसलिए लाए थे कि वो जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो फॉर्मेलिटीज है, इन सब से मनमोहन सिंह जी वाकिफ थे और इसमें एक्सपर्ट थे। तो वो काम आसान करने के लिए प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह को लाए थे। अब ये सब मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये सब मैं उन दो जो यूट्यूबर्स, यूट्यूब पे जो थे वीडियोस, उनके आधार पर कह रहा हूँ। ये मेरे मन की नहीं, मैं कोई इकोनॉमिक का ना विद्यार्थी हूँ और ना ही कोई एक्सपर्ट हूँ। तो उस समय ये लोन किए थे जब भारत के पास केवल 15 दिन की पेमेंट टर्म थी, और अगर ऐसा नहीं होता तो भारत दिवालिया हो जाता। तो ये वो मनमोहन सिंह है। दूसरी बात, अगर हम वापस से 1974 की बात करें, जब वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे भारत के, उस समय इन्फ्लेशन 28% था और जीडीपी ग्रोथ रेट 1% थी। उस समय हमारे महान मनमोहन सिंह जी इकोनॉमिक एडवाइजर थे। और जो इमरजेंसी लगाए जाने का जो मोटा मोटा कानून जो परसेप्शन है, वो ये है कि इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था। इसकी वजह से वो अपनी सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। लेकिन ये बात नहीं थी, उस समय काफी त्राही त्राही मची हुई थी, शॉर्टेजेस का जमाना था, महंगाई 28% से बढ़ रही थी। तो इंदिरा गांधी को लोगों ने एडवाइस किया था कि जैसा एज पर शेड्यूल उनको 76 में इलेक्शन करवा देने चाहिए थे। लेकिन उनको मालूम था कि वो इसमें जीतेगी नहीं, क्योंकि हालत बहुत खराब है। तो उस वजह से भी एक कारण था।
इमरजेंसी लगाने का, हालांकि इस पे कभी कोई चर्चा विशेष हुई नहीं है। तो मनमोहन सिंह जी ने एक आदर्श है मेरे जैसे कैरियर ओरिएंटेड लोगों के लिए, जो किसी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या सरकार में नौकरी कर रहे हैं और कैरियर पथ में, कैरियर में काफी हाई टॉप पे पहुंचना चाहते हैं। और मनमोहन सिंह जी वास्तव में उन्होंने सारी अच्छी पोस्ट है गैदर की, और फाइनली उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और जैसा मैंने कह ही चुका हूँ कि वो कोई इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, उन्होंने अनॉइंटेड थे, मतलब उनका उनको मनोनीत नहीं किया था, उनको एक तरह से इम्पोज किया गया था देश पे। और अगर वो बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, जैसा कि परसेप्शन क्रिएट किया गया, जैसा कि नैरेटिव बनाया गया कि ये भारत के ग्लोबलाइजेशन, और एक बात और बताऊं कि ये सडनली नेहरू जी के जो समाजवादी विचार, सोशलिज्म था नेहरू जी का, उसके बहुत बड़े प्रणेता थे, उन उनमें से एक थे। तो अचानक ये एक लेफ्टिस्ट, वामपंथी, समाजवादी, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री से अचानक 1990 में या 91 में कैसे एक पूंजीवादी के समर्थन बन गए, या पूंजीवादी व्यक्ति बन गए। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था, उसमें केवल वो जो वर्ल्ड बैंक का दबाव था उसकी वजह से ये बने थे। हाँ, तो मैं वापस आता हूँ 2004 पे, जो उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो फिर अगर वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे तो उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट अपने पास क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं रखा? क्योंकि इतना टाइम तो मिलता है, और यहाँ तक कि एक जमाने में इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह और राजीव गांधी, ये भी फाइनेंस मिनिस्ट्री देखी है इन्होंने। तो अगर वो चाहते या इतने महान होते, महारथी, महारत हासिल हासिल होती उनको, तो वो जरूर एक फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने हाथ में लेते, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। वो नौकरी कर रहे थे प्रधानमंत्री की, स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो। और वो जो आदेश आते थे ऊपर से, यानी गांधी परिवार या विशेषकर सोनिया गांधी से, उनका वैसा का वैसा पालन करते थे। उनके जमाने में आप नहीं कह सकते कि कोई बड़ा इकोनॉमिक निर्णय लिया गया हो। वो केवल दो बार अड़े, एक तो न्यूक्लियर पावर डील पर, और एक दूसरा एफडीआई इन रिटेल। इस पर उन्होंने जरूर अपनी सरकार को दांव पे लगाया, और सरकार को इस संकट को, संकट से निकाला भी, ले दे के या जैसे भी फ्लोर मैनेज करके। तो ये उनका केवल अचीवमेंट है एज अ प्राइम मिनिस्टर। और फिर अब आप देखिए कि जब नोटबंदी हुई थी तो उनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया था, जो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी वो उनको कहा गया कि ऐसा बोलो, इसलिए वो उन्होंने बोला था। और जब कभी भी लोकसभा आदमी में बोलते हैं वो, तो उनको आदेश होते हैं तो ही वो बोलते हैं, बोलते थे, अब तो थे ही कहेंगे। तो ये थे हमारे मनमोहन सिंह, जिनको हम प्रणेता मानते हैं भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। वो वास्तव में वर्चुअली एक विलेन थे भारतीय अर्थव्यवस्था के, क्योंकि वो 1966 से लेकर 2014 तक किसी न किसी पद पर भारत में जमे हुए हैं। उस इंटरव्यू में, उस जो पॉडकास्ट था, उसमें ये भी कहा था कि भारत का जो इकोनॉमिक स्थिति वर्ल्ड की कंपैरिजन में जो 1947 थी, वो 2060 से लेकर 2090 तक गिरती गई। कुछ उन्होंने एक 18% का आंकड़ा दिया है कि उस समय प्रति व्यक्ति आय जो दुनिया में के लोगों की थी, उसका 18% थी, वो घट के 6% रह गई थी 1990 में, और फिर वहां से बढ़ना शुरू हुई। और अब 2014 में लगभग 14% हुई, और आज वो 18% है। यानी कि आज वो 1947 की इकोनॉमिक स्थिति के बराबर है भारत की। तो कुछ तरक्की नहीं हुई है, ऐसा लोगों का कहना है। मतलब जो जिनका ब्रॉडकास्ट मैंने सुना है, सही है या गलत है इसके बारे में तो मैं कुछ ज्यादा अब नहीं बता सकता, पर जरूर, क्योंकि उसका किसी ने खंडन नहीं किया है, इसलिए हो सकता है वो सही हो। तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक बार फिर से श्रद्धांजलि देते हुए मैंने कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं। और मैं फिर ये कहूंगा कि किसी भी मृत व्यक्ति के बारे में कुछ बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर वो व्यक्ति इतनी बड़ी पोस्ट पे रहा है, और देश के उसके जीवन ने देश के नागरिकों के जीवन को इस तरह प्रभावित किया है, तो अगर अगर अच्छा है तो उसका अच्छा कहना पड़ेगा, और अगर उसने गलत काम किया कुछ, तो उनके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। मैं वो एक कार्टून भी बीच में आपको दिखाऊंगा। तो इस सेशन में आज इतना ही।
आपको ये अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।